हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका टॉपिक है मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में काफ़ी बार आई भी हुई है ये थ्योरम। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल मतलब फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें, मैक्सिमम मॉडुलस सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें। तो ये कह रहा है इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ओन ए सिंपल क्लोज करो सी। ये कोई बाहर वाली सी करो दे रखी है, सिंपल क्लोज करो दी हुई है। इस करो के ऊपर फंक्शन क्या दे रखा है, एनालिटिक, और अंदर भी क्या दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है। इज नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। इसका मतलब कह रहा है कि इस पूरे पे फंक्शन कॉन्स्टेंट नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू फंक्शन रखता है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड, इसका मतलब हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो किस पे अकर करेगी, अकर्स ऑन सी। ऑन सी का मतलब हो गया वो बाउंड्री के ऊपर अकर करेगी। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अकर करेगी, बाउंड्री के ऊपर अकर करेगी। हमें ये दिखाना है। देखो एफ जेड एनालिटिक दिया हुआ है, तो पहले तो हमने बोला कि एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी। अगर एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल है तो पूरे पे ऊपर क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो सो इट इज कंटिन्यूअस इनसाइड एंड ऑन सी। इनसाइड मतलब अंदर, और ऊपर सी के ऊपर भी कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। अब देखो एफ जेड जो है अब पूरे पे डिफाइन है, कंटिन्यूअस है, तो हर पॉइंट पे कोई ना कोई तो वैल्यू रखेगा। अब मैक्सिमम की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी किसी ना किसी पॉइंट पे। तो हम मान लेते हैं कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो एम आती है किसी पॉइंट जेड के ऊपर। अब यहाँ से कोई ना कोई जेड उठेगा, इस सिंपली क्लोज जो आपकी कर्व है सी, उसके ऊपर कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा होगा ना, उसके अंदर या बाहर कहीं ना कहीं, उसके ऊपर या अंदर कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो हमने बोला सो एफ ऑफ जेड डज हैव ए मैक्सिमम वैल्यू एम फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ जेड इनसाइड और ऑन सी। या तो इनसाइड होगा कोई ना कोई जेड, या फिर कहाँ होगा, अंदर होगा, कोई ना कोई सी के अंदर होगा, जहां पे वो क्या मिलेगी, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी उसको हम नाम दे रहे हैं कितना, कैपिटल ऑफ एम। अब देखो हमें प्रूव करना है कि वो करो के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। हम मान लेते हैं कि वो करो के ऊपर ना रखते हुए वो कहाँ अटेन करता है अपनी वैल्यू, अंदर अटेन करता है, इंटीरियर में कहीं अटेन करता है। सपोज दिस मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट अटेन ऑन द बाउंड्री। हम मान के चल रहे हैं उल्टा, कि हमने मान लिया कि मैक्सिमम वैल्यू है ना वो बाउंड्री के ऊपर अटेन नहीं करता, वो बाउंड्री के अंदर अटेन करता है, ऑन द बाउंड्री ऑफ सी, बट इज अटेन एट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। किसी पॉइंट इंटीरियर में कोई पॉइंट ए है उसके ऊपर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता है। अब इंटीरियर में मैक्सिमम वैल्यू रखेगा तो भाई ए के ऊपर रखता है तो यहाँ पे ए रख देंगे एफ ऑफ ए, और मैक्सिमम वैल्यू को मैंने एम बोला था तो एफ ऑफ ए के मॉडुलस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए का मॉडुलस इक्वल टू एम, क्योंकि ए पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है। और हमने मान लिया ऐसा कि वो इंटीरियर में अटेन करता है, तो हमने अंदर ही मान रखा है, सी के कोई अंदर पॉइंट मान लिया ए। अब देखो सिंस अब एफ जेड आपके पास कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन तो दे नहीं रखा, तो देयर मस्ट बी ए पॉइंट। देखो अब इस पे मैक्सिमम है, ये सबसे बड़ी वैल्यू ए पे रखता है फंक्शन। अब फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू रखेगा, तो कोई ना पॉइंट बी ऐसा भी मिलेगा हम पे जिस पे वैल्यू एम से छोटी रख लेगा वो। भाई एम सबसे बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन इससे बाकी जो वैल्यू रखेगा वो छोटी भी रखेगा। अगर कांस्टेंट होता तो सारी वैल्यू एम हो जाती, लेकिन फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो इससे छोटी वैल्यू रखेगा अब जो भी रखेगा। तो एक पॉइंट बी यहाँ पे मान लिया हमने, ये एक पॉइंट बी दे रखा है जिसके ऊपर वो एम से छोटी वैल्यू रखेगा। सिंस एफ जेड इज नॉट ए कॉन्स्टेंट फंक्शन सो देयर बी ए पॉइंट से बी सच डेट एफ ऑफ बी का जो मॉडुलस आएगा वो लेस देन एम आएगा। और लेस देन एम आने की वजह यही है क्योंकि सबसे बड़ी तो एम आ गई, अब जो भी वैल्यू आनी है फंक्शन की वो छोटी आनी है, तो कोई ना कोई पॉइंट बी जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा अंदर इस सी के अंदर जिसके ऊपर ये वैल्यू क्या रखेगा, एम से छोटी रखेगा। तो लिख दिया सच डेट एफ ऑफ बी का मॉडुलस इज लेस देन एम। हमने क्या किया, अब ड्रा ए सर्कल C1, एक सर्कल C1 बनाया। देखो ये बाहर वाला सर्कल, ये एक सर्कल C1 बनाया। ड्रा ए सर्कल C1 इनसाइड सी विद सेंटर एट ए, जिसका सेंटर किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, सेंटर ए ही माना हुआ है। इस ए को सेंटर मानते हो हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया जो पॉइंट बी को ऑक्यूपाई करता है, मतलब पॉइंट बी उसके अंदर लाई करता है, सच डेट बी लाइज इनसाइड C1, C1 के अंदर वो लाई करता है। अब देखो हुआ क्या कि C1 के अंदर बी भी लाई करता है, C1 के अंदर ए भी लाई करता है, ए के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू रखता है ये एम, B1 के ऊपर एम से छोटी रखता है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कभी भी जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो तभी आएगा जब दोनों के ऊपर बराबर वैल्यू रखे। इसके ऊपर एम से छोटी वैल्यू है, इसके ऊपर एम के इक्वल है, तो इनका डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा। हमने उस डिफरेंस को क्या मान लिया, एप्सिलॉन मान लिया। टेक एप्सिलॉन बराबर एम माइनस एफ ऑफ बी का मॉडुलस। सो एफ ऑफ बी का मॉडुलस यहाँ से किसके इक्वल आ गया, एम माइनस एप्सिलॉन के इक्वल। और आपको पता ही है ये दोनों जो डिफरेंस आएगा, ये एप्सिलॉन जो आएगा
ये इन दोनों का डिफरेंस है और ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो पक्का इनका जो डिफरेंस आएगा, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो वो क्या आएगा, लेस देन ग्रेटर देन जीरो आएगा। एंड एप्सिलॉन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, अब बी के ऊपर पूरी डोमेन पे, सी पे क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो C1 पे भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। C1 के अंदर, पूरे C के अंदर जो भी पॉइंट है, या C1 के अंदर जो भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो B पे भी फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो हमने क्या किया, देन बाय कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जेड का मॉडुलस एट बी वी कैन फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी, क्या होगी, एफ ऑफ जेड का मॉडुलस माइनस एफ ऑफ बी का मॉडुलस का सारे का मॉडुलस। अब एब्सोल्यूट वैल्यू पे बात कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू एट बी पे दिया हुआ है ना फंक्शन, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन बाई टू व्हेन एवर जेड माइनस बी इज लेस देन डेल्टा। तो यहां से एफ ऑफ जेड के मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन एफ ऑफ बी का मॉडुलस प्लस एप्सिलॉन बाई टू। एफ ऑफ बी का मॉडुलस हमने निकाल ही रखा है, किसके बराबर होता है, m माइनस एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू रखी m माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई टू इक्वल टू m माइनस एप्सिलॉन बाई टू। और ये किस किस के लिए होगा, उन हर जेड के लिए जिनके लिए जेड माइनस बी का मॉडुलस क्या है, लेस देन डेल्टा। तो हम उन हर जेड को इस सर्कल C2 से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, कि ये C2 जो सर्कल बन गया ना, इस बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए, बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक C2 सर्कल बना लिया, कि इसके ऊपर जो फंक्शन बी है, जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है, जो इस वाले जो भी जेड होंगे, यहां पे जितने भी जेड होंगे, उनके लिए इस कंडीशन को होल्ड करेगा एफ ऑफ जेड। क्या, एफ ऑफ जेड इज लेस देन m माइनस एप्सिलॉन बाई टू। ये किसके लिए सेटिस्फाई करेगा, ये सर्कल बना लिया हर जेड के लिए जहां पे जेड माइनस बी की दूरी क्या है, लेस देन डेल्टा है। भाई यही कहती है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, व्हेन एवर जेड माइनस बी इज लेस देन डेल्टा। तो जहां जहां जेड माइनस बी लेस देन डेल्टा है, वो जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको हमने एक सर्कल में रख दिया, उस सर्कल का नाम दे दिया हमने क्या, C2। और ये रेडियस बन गई कितनी आपके पास फिर, डेल्टा। तो यहां पे सर्कल की इक्वेशन क्या बनी, जेड माइनस बी इक्वल टू डेल्टा। तो जेड माइनस बी लेस देन डेल्टा पे हर जगह ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। एफ जेड जो है वो लेस देन रहेगा किससे, m माइनस एप्सिलॉन बाय टू से। फॉर ऑल पॉइंट्स इंटीरियर टू द सर्कल C2 विद सेंटर B एंड रेडियस कितना आ गया, डेल्टा। अब हम क्या करते हैं, एक C3 सर्कल ड्रा करते हैं, A को सेंटर मानते हुए। एक C3 सर्कल बना लिया, ये डॉटेड वाला जो सर्कल है, ये क्या बन गया, एक C3 सर्कल बन गया, जिसका A सेंटर है। A को सेंटर बनाते हुए ये एक सर्कल बना लिया, और ये ऐसा सर्कल बनाया जो पॉइंट B से पास हो रहा है। पॉइंट बी से पास हो रहा है, तो ये बन गया P, ये बन गया आपके पास B, ये बन गया Q। तो ये P और Q वाली जो कर्व बन गई ना, यहां से PQ जो कर्व बन गई, ये क्या बन गया, अब देखो PQ कर्व जो है, वहां पे जितने भी जेड बिलोंग करते हैं, उस जेड की क्या कंडीशन है, कि जेड माइनस बी इज लेस देन डेल्टा। P और Q के अंदर जितने भी इस कर्व के ऊपर, ये जो डॉटेड कर्व है, इस कर्व के ऊपर जितने भी जेड बिलोंग करेंगे, वहां इस सर्कल के हिसाब से क्या कंडीशन आएगी, कि जेड माइनस बी इज लेस देन डेल्टा। और जेड माइनस बी इज लेस देन डेल्टा है, तो इस वाली कर्व पे, PQ कर्व पे जो भी एफ जेड होगा, वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेस देन m माइनस एप्सिलॉन बाई टू को। क्योंकि अभी अभी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से आया था कि हर एफ जेड m माइनस एप्सिलॉन बाई टू से छोटा होगा, जब जब जेड माइनस बी इज लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा। तो यहां पे देखो हमने क्या किया, विच पासिस थ्रू बी ऑन द पार्ट PQ ऑफ द सर्कल वी हैव, एफ ऑफ जेड का मॉडुलस आएगा लेस देन m माइनस एप्सिलॉन बाय टू। और जो बच गया रिमेनिंग पार्ट, ये वाला रिमेनिंग पार्ट बच गया। अब फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू m है, तो इस रिमेनिंग पार्ट पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, हो सकता है जो रिमेनिंग पार्ट आया फंक्शन का, ये वाला जो ये हिस्सा जो हो गया, इस हिस्से पे तो हमने मान लिया भाई ये वाला जो हिस्सा है, मैं इसको एक बार सर्कल कर देता हूं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में तो हर जगह ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि जेड माइनस बी इज लेस देन डेल्टा है। बाकी जो बच गया ये हिस्सा, पूरा ये हिस्सा, इस वाले हिस्से में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू m है, या फिर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, m से छोटी रहेगी। तो इसलिए इसने लिखा, सिंस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल वी हैव एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड का जो मॉडुलस आएगा वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू m आ जाएगा। एफ ऑफ जेड का जो आएगा मॉडुलस वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू m। अब देखो ये आपके पास कोई सर्कल दिया हुआ है C3, ए पॉइंट अंदर लाई करता है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से। नाउ बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ऑफ ए किसके इक्वल होता है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C3 एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए डी जेड। अब देखो आर रेडियस है किसकी, आर बी इज द रेडियस ऑफ सर्कल C3, तो वी हैव जेड माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर। भाई
अगर आर रेडियस है, ए सेंटर है, तो सर्कल की इक्वेशन यही होती है, जेड माइनस ए इक्वल टू आर। तो यहाँ से क्या बनेगा, जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो जेड आ जाएगा, जेड कितना आ जाएगा आपके पास, ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया जेड इक्वल टू ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने। पुट करते ही क्या आ गया, देखो एफ ऑफ ए बराबर आ गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल 0 से 2 पाई, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन है तो सर्कल कहाँ से कहाँ जाएगी, लिमिट 0 से 2 पाई। एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट की ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा, अपोन नीचे आ गया आर ई की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि जेड माइनस ए की वैल्यू है, इनटू यहाँ से आप डी जेड निकाल सकते हो। डी जेड मैंने निकालना बता रखा है, डी जेड कितना आ जाएगा, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, आयोटा से बाहर आयोटा कट गया, क्या आ गया 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। अब देखो क्या कह रहा है, अब चीज क्या कह रहा है, मैं यहां पे आपको पहले समझा देता हूं। क्या कह रहा है कि ये वाला जो है, हमने मान लिया, लेट ये जो एक पॉइंट ओ मान लेते हैं हम, तो ये वाला जो रीजन बना आपका, इसके अंदर हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला जो एंगल बनता है, ये एंगल बनता है अल्फा के बराबर रहता है। मतलब कोई पॉइंट ओ मान लूंगा मैं, पी ओ क्यू किसके बराबर आ गया, अल्फा के इक्वल आ गया। भाई पूरा कितना है, 2 पाई है, तो ये अल्फा हो गया, तो बाकी का बच गया कितना, अल्फा से यहाँ 0 से लेके अल्फा तक मैं ये एंगल मान लेता हूँ, ये 0 से अल्फा बन गया, तो बाकी कितना बन गया, अल्फा से लेके पूरा कितना चला जाएगा, 2 पाई पे। तो ये कह रहा है वी इफ वी मेजर थीटा काउंटर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम ओपी एंड लेट एंगल ऑफ पी ओ क्यू इक्वल टू अल्फा। तो एफ ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 0 से 2 पाई को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पी क्यू वाला पार्ट जो मैंने 0 से अल्फा मान लिया, और फिर बाकी बचेगा वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, अल्फा से लेके 2 पाई तक। तो क्या आ गया, एफ ऑफ ए आ गया 1/2 पाई 0 से अल्फा एफ ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा डी थीटा, प्लस 1/2 पाई अल्फा से 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा डी थीटा। अब 0 से अल्फा वाले रीजन पे आ जाओ। इस वाले रीजन पे तो आपके पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या थी, m माइनस एप्सिलॉन बाई 2। एफ ऑफ जेड का मतलब हो गया जेड किसके इक्वल है, ए प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा। तो ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा इज लेस देन m माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ये इसका मॉडुलस किससे लेस देन आ गया, m माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से। और इस वाले बाकी जो रीजन में बचा हुआ है, ये बाकी जो रीजन बच गया, इस वाले रीजन में एफ ऑफ जेड किसके इक्वल था, एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू m था। यहीं पे बताया था ना, रिमेनिंग रीजन में क्या है, एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, वेयर एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम। तो ये आ गया एम डी थीटा यहाँ से। तो ये बन गया लेस देन 1/2 पाई 0 टू अल्फा एम माइनस एप्सिलॉन बाई 2 डी थीटा प्लस 1/2 पाई अल्फा से 2 पाई एम डी थीटा। इसको सोल्व कर लिया, एम माइनस एप्सिलॉन बाई 2 बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ अल्फा आ जाएगा, अल्फा आएगा आपके पास। तो कितना आ गया आपके पास, अल्फा बाई 2 पाई एम माइनस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस यहाँ से करेंगे तो m बाई 2 पाई बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो खाली क्या आ जाएगा, थीटा, थीटा पे लिमिट रखेंगे तो 2 पाई माइनस अल्फा इक्वल टू आ गया m माइनस अल्फा एप्सिलॉन बाई 4 पाई। देखो एफ ऑफ ए का मॉडुलस हमने पहले ही कहा था किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो एफ ऑफ ए का मॉडुलस तो आ गया m के इक्वल, लेकिन ये आ रहा है m से छोटा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि m खुद अपने से छोटा हो जाए, m इज लेस देन m माइनस अल्फा एप्सिलॉन बाई 4 पाई? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कब हुआ, जब हमने माना कि जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू रखेगा जिस पॉइंट पे, वो अंदर लाई करेगा। तो जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ लाई करेगा, फिर बाउंड्री के ऊपर लाई करेगा। तो ये था आपका मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। इसके बाद करते हैं अब नेक्स्ट